हाय। हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आइए आज हम सुनते हैं थिंक एंड ट्रेड लाइक ए चैंपियन का भाग 1। हमेशा एक योजना के साथ आगे बढ़ें। वस्तुतः हर प्रयास, जैसे कोई खेल खेलना, घर बनाना, सड़क पर जैक हैमर लगाना, राजनीतिक कार्यालय के लिए दौड़ना या सर्जिकल ऑपरेशन शुरू करने से पहले आपको एक योजना की आवश्यकता होती है। कोई भी ठेकेदार बिना ब्लूप्रिंट के किसी भवन की नींव खोदना शुरू नहीं करेगा। प्रत्येक खेल से पहले आपकी पसंदीदा खेल टीम का कोच एक गेम प्लान तैयार करता है और उसे खिलाड़ियों के सामने प्रस्तुत करता है। पहला चीरा लगाने से पहले एक सर्जन के पास परीक्षण के परिणाम, एमआरआई इमेजिंग और एक सर्जिकल योजना होती है। अगर आप शेयर बाजार में सफलता चाहते हैं तो कुछ भी करने से पहले आपको एक योजना बनानी चाहिए। आपकी योजना का तरीका एक्शन के लिए ठोस दिशा निर्देशों की एक श्रृंखला में निहित है। हालांकि अधिकांश निवेशकों के पास कोई वास्तविक योजना नहीं है, या इससे भी बुरी बात यह है कि उनके पास निवेश के बारे में दोषपूर्ण धारणाओं और अवास्तविक विचारों पर आधारित एक खराब योजना है। उन्हें ब्रोकर से टिप मिलती है, या वे टीवी पर कुछ सुनते हैं, या हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी को जानता हो उन्हें बताता है कि स्टॉक में तेजी आने वाली है, और ऐसे ही बिना किसी ठोस योजना के हजारों डॉलर दांव पर लग रहे हैं। वह कितना स्मार्ट है। इस लाइन पर वास्तविक पैसे के साथ ट्रेडिंग एक गंभीर व्यवसाय है। बिना सुविचारित कार्य योजना के आप इसमें क्यों जाएंगे? फिर भी अधिकांश लोग ऐसा करते हैं। शेयर बाजार में प्रवेश की आसानी, किसी लाइसेंस या परीक्षण की आवश्यकता नहीं, बस एक ब्रोकरेज खाता खोलें और जाएं। लोगों को यह गलत धारणा हो सकती है कि ट्रेड करना आसान है, या शायद वे सोचते हैं कि बिना ज्यादा सोचे समझे उनके सफल होने की संभावना वास्तव में उनकी तुलना में कहीं बेहतर है। कारण जो भी हो, लेखक ने देखा है कि लोग $800 का फ्लैट स्क्रीन टीवी खरीदने की तुलना में कम शोध करने वाले स्टॉक में $1 लाख का निवेश करते हैं। वे अनुसंधान और योजना पर अधिक समय खर्च किए बिना एक फ्रेंड के फ्रेंड से मिली टिप के कारण एक स्टॉक में हजारों डॉलर लगा देंगे। लालच हावी हो जाता है। नकारात्मक पक्ष के बारे में, यह अकल्पनीय घटित होने के बारे में ज्यादा सोचे बिना एक प्रोसेस है। जब लेखक ने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की तो उनके पास कोई वास्तविक योजना नहीं थी। उनकी एकमात्र योजना थी कि यदि वे इसे ऐसा कह सकते हैं कि उस पुरानी कहावत का पालन करना था, कम दाम पर खरीदें और ऊंचे दाम पर बेचें। उन्होंने सोचा कि इसका मतलब उन शेयरों को खरीदना है जो नीचे थे, यह सोचकर कि जो नीचे जाता है उसे वापस ऊपर जाना चाहिए। जब बड़ी नामी कंपनियां उदास थी तो उन्होंने उन्हें खरीद लिया था, क्योंकि उनसे कहा गया था आप एटीएनटी या जनरल इलेक्ट्रिक के साथ गलत नहीं हो सकते। जब ये शेयर गिरे तो इन्हें खरीदना उनके लिए एक अच्छा विचार था, क्योंकि उनका मानना था कि ये कम जोखिम वाले थे और अंततः इन्हें ऊपर ही जाना था। गलत। समय के साथ उन्हें पता चला कि सुरक्षित स्टॉक जैसी कोई चीज नहीं होती। यह कहने जैसा है कि सुरक्षित रेस कार जैसी कोई चीज होती है। रेस कारों की तरह सभी स्टॉक जोखिम भरे होते हैं, सिर्फ इसलिए कि एक कंपनी एक घरेलू नाम है या अनुभवी प्रबंधन के साथ एक अच्छी तरह से स्थापित व्यवसाय है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह खरीदने के लिए एक अच्छा स्टॉक है। गंभीर मंदी वाले मार्केट के दौरान उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियां भी खत्म हो सकती है, कुछ तो दिवालिया भी हो जाते हैं। साल 2000 में जनरल इलेक्ट्रिक टॉप पर रहा और प्रति शेयर $60 से गिरकर $6 से नीचे आ गया। यह मूल्य में 90% से अधिक की गिरावट है। 2016 तक स्टॉक ने केवल आधी गिरावट की भरपाई की थी। 16 साल बाद ब्लू चिप ग्रुप को खरीदने वाले निवेशक अभी भी 50% नुकसान के साथ बैठे थे, और ऐसा उस चीज में निवेश करने से हुआ जो पूरी दुनिया में उच्चतम गुणवत्ता वाली कंपनियों में से एक मानी जाती है। बड़ी और सुरक्षित निवेश श्रेणी की कंपनियों में हताहतों की सूची अंतहीन है। उन शुरुआती दिनों में लेखक ने जो खराब प्रदर्शन करने वाले स्टॉक खरीदे थे
उनमें से कई खराब प्रदर्शन के साथ बर्बाद होने से पहले ही नष्ट हो गए, जिससे उनकी व्यापारिक पूंजी और उनके आत्मविश्वास का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। क्या यह आपको परिचित लगता है? लेखक को यह महसूस करने में बहुत समय नहीं लगा कि उन्हें स्टॉक खरीदने के लिए एक योजना बनानी होगी, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें सभी शेयरों में निहित अंतर्निहित जोखिम से निपटने के लिए एक योजना की आवश्यकता थी। एक योजना आपके व्यापार के बुनियादी नियम बताती है। यह ट्रेड का क्या, क्यों, कब और कैसे है। एक योजना होने से हर ट्रेड में सफलता की गारंटी नहीं होगी, लेकिन इससे आपको रिस्क मैनेजमेंट करने, घाटे को कम करने और अप्रत्याशित घटनाओं को निर्णायक कार्रवाई के साथ संभालने में मदद मिलेगी, जो समय के साथ आपकी सफलता की संभावनाओं में नाटकीय रूप से सुधार करेगी। समय से पहले अपने मापदंडों को परिभाषित करके लेखक यह जानने के लिए एक आधार स्थापित करते हैं कि उनकी योजना काम कर रही है या नहीं। एक प्रक्रिया रखें, कोई भी प्रक्रिया, लेकिन एक प्रक्रिया जरूर रखें। तब आपके पास आधार है जिससे काम करना है, समायोजन करना है और अपनी प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। ट्रेडिंग योजना के प्रमुख तत्व। नंबर 1, एक प्रविष्टि तंत्र जो सटीक रूप से यह निर्धारित करता है कि खरीदारी का निर्णय किस कारण से होता है। नंबर 2, आप रिस्क से कैसे निपटेंगे यदि ट्रेड आपके विरुद्ध हो या स्टॉक खरीदने का कारण अचानक बदल जाए तो आप क्या करेंगे। नंबर 3, आप अपने मुनाफे को कैसे लॉक करने जा रहे हैं। नंबर 4, आप स्थिति का आकार कैसे रखेंगे और आप धन को पुनः आवंटित करने का निर्णय कब लेंगे। आशा कोई योजना नहीं है। एक ट्रेडिंग योजना आपको उम्मीद की आधार रेखा देती है। इस तरह आप जान सकते हैं कि आपका ट्रेड चल रहा है या नहीं, या कुछ गलत हो गया है। इच्छा करना और आशा करना योजना बनाने के समान नहीं है। जैसा कि साथी मार्केट विजार्ड एड सेकोटा ने कहा, अंतर्ज्ञान और इच्छा रखने के बीच सूक्ष्म अंतर के प्रति संवेदनशील रहें। आशा कोई रणनीति नहीं है। बिना किसी योजना के आप केवल युक्ति संगत बना सकते हैं। अक्सर आप खुद से कहेंगे कि जब आपको बेचना चाहिए तो धैर्य रखें, या आप प्राकृतिक पुल बैक के दौरान घबरा सकते हैं और फिर एक बड़ी स्टॉक चाल से चूक सकते हैं। यह परिभाषित करने से कि आप समय से पहले क्या होने की उम्मीद करते हैं, आपको यह निर्णय लेने की अनुमति मिलती है कि क्या आपके ट्रेड काम कर रहे हैं और समय पर वितरित हो रहे हैं। लेखक अपनी पसंदीदा उपमाओं में से एक का उपयोग करने के लिए यह एक शेड्यूल होने और यह सोचने के बीच का अंतर है कि अगली ट्रेन कब स्टेशन पर आएगी। यदि आप हर सुबह 6:05 की निर्धारित ट्रेन लेते हैं, लेकिन एक दिन वह 6:15 तक नहीं पहुंचती है, तो आप मामूली देरी के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे। यदि ट्रेन 7:30 बजे तक नहीं आती है, तो आप जानते हैं कि वास्तव में कुछ गड़बड़ है और आपको संभवतः परिवहन के वैकल्पिक साधन के बारे में सोचना चाहिए। उसी तरह आपके स्टॉक ट्रेड की अपेक्षाएं शेड्यूल हैं। यदि आप जिस लाभ की उम्मीद कर रहे हैं वह पूरा नहीं होता है, तो आपको महीनों महीनों तक बेकार पड़े पैसे के इंतजार में नहीं बैठना चाहिए, जबकि स्टॉक कहीं नहीं जाता और बेहतर अवसर सामने आते हैं। आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है, क्योंकि आपकी योजना आपको बताती है। एक सुविचारित योजना के साथ आप यह निर्धारित करने में सक्षम होंगे कि क्या लौकिक ट्रेन निर्धारित समय पर है, या यदि आपकी समय रेखा में कोई व्यवधान है जो चिंता का कारण है। आकस्मिक योजना। शेयर बाजार की सफलता सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका आकस्मिक योजनाएं बनाना है। क्या होगा अगर प्रक्रिया का उपयोग करके और नए परिदृश्यों का सामना करने पर उन्हें अपडेट करें और अपनी आकस्मिकता प्लेबुक बनाएं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 के आतंकवादी हमलों के मद्देनजर कई वित्तीय कंपनियों ने अपने मुख्य आईटी सिस्टम का विकेंद्रीकरण किया। मेरी लिंच ने अपने प्राथमिक डेटा सेंटर को स्टेटन द्वीप में स्थानांतरित कर दिया, जहां यह एक क्षेत्र में बिजली की संभावित हानि को कम करने के लिए एक अलग विद्युत ग्रिड पर चलता है। न्यूयॉर्क साइट
अब बैकअप के रूप में कार्य करती है। स्टॉक सट्टेबाज के रूप में आपका लक्ष्य कुछ आश्चर्यों के साथ ट्रेड करने की तैयारी है। ऐसा करने के लिए आपको लगभग हर स्थिति से निपटने के लिए एक भरोसेमंद तरीका विकसित करने की आवश्यकता है। घटनाओं और परिस्थितियों के बारे में पहले से विचार करना रिस्क को प्रभावी ढंग से मैनेज करने और अपना पूंजी खाता बनाने की कुंजी है। एक पेशेवर की पहचान उचित तैयारी है। इससे पहले कि लेखक कोई ट्रेड करें, उन्होंने वस्तुतः होने वाले किसी भी संभावित विकास को पूरा करने के लिए प्रतिक्रियाओं पर पहले ही काम कर लिया है। और यदि और जब परिस्थितियों का एक नया समूह सामने आता है, तो वे उन्हें अपनी आकस्मिक योजनाओं में जोड़ देते हैं। जैसे ही नए अप्रत्याशित मुद्दे सामने आते हैं, आकस्मिक योजना प्लेबुक का विस्तार किया जाता है। आकस्मिक योजना को कार्यान्वित करके आप तुरंत निर्णायक कार्रवाई कर सकते हैं। जब आपकी स्थिति में से किसी एक का व्यवहार बदल जाता है या कोई अप्रत्याशित घटना सामने आती है, निराशाएं आपकी आकस्मिक योजनाओं को गति दे सकती है। विशेष रूप से कहाँ घाटे पर ट्रेड से बाहर निकलना है और कब अपने लाभ की रक्षा करना है। और जब आप इस पर हों, तो एक आपदा योजना बनाएं। लेखक के खाते में वे सभी चीजें शामिल हैं जो वे किसी ट्रेड के दौरान कभी नहीं चाहते, जैसे कि बिजली का चले जाना या इंटरनेट कनेक्शन बंद होना। उन्होंने एक बार अनुभव किया था कि एक पूरी ब्रोकरेज फर्म पूरी तरह से बंद हो गई थी। परिणाम स्वरूप वे दूसरा अकाउंट बनाए रखते हैं ताकि समान परिदृश्य होने पर वे अपने लोन के मुकाबले कम खाता बना सकें। आपदा योजना बनाने से उन्हें मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि अगर कुछ भी अकल्पनीय होता है तो उन्हें पता है कि तुरंत कैसे प्रतिक्रिया देनी है। आपके पास निम्नलिखित के लिए आकस्मिक योजनाएं होनी चाहिए। नंबर 1, यदि स्थिति आपके विपरीत जाती है तो आप कहां से बाहर निकलेंगे। नंबर 2, यदि आप ट्रेड से बाहर हो जाते हैं तो स्टॉक को फिर से खरीदने पर विचार करने के लिए क्या करना चाहिए। नंबर 3, ताकत में बेचने और एक अच्छा लाभ कम करने के लिए मानदंड। नंबर 4, अपने लाभ की रक्षा के लिए कम में कब बेचना है। नंबर 5, आप विनाशकारी स्थितियों और अचानक होने वाले परिवर्तनों को कैसे संभालेंगे। दबाव में त्वरित निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। आपकी आकस्मिक योजना में निम्नलिखित तत्व शामिल होने चाहिए। पहला, आरंभिक स्टॉप लॉस। स्टॉक खरीदने से पहले लेखक पहले से एक अधिकतम स्टॉप लॉस स्थापित करते हैं। वह कीमत जिस पर वे स्थिति से बाहर निकल जाएंगे यदि कीमतें उनके खिलाफ जाती है तो। जैसे ही कीमत स्टॉप लॉस तक पहुंचती है, वे बिना किसी सवाल के पोजीशन बेच देते हैं। एक बार जब उनका स्टॉक खत्म हो जाता है तो वे स्पष्ट दिमाग से स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रारंभिक स्टॉप लॉस किसी ट्रेड में शुरुआती चरणों में सबसे अधिक प्रासंगिक है। एक बार जब स्टॉक आगे बढ़ता है तो ट्रेलिंग स्टॉप या बैक स्टॉप का उपयोग करके अपने प्रॉफिट की सुरक्षा के लिए विक्रय बिंदु को बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा, पुनः प्रवेश मानदंड। कुछ स्टॉक रचनात्मक रूप से स्थापित होंगे और खरीदारों को आकर्षित करेंगे, लेकिन फिर वे तेजी से सुधार या तेज गिरावट से गुजरेंगे जो आपको बाहर होने से रोक देगा। ऐसा तब होता है जब बाजार सामान्य कमजोरी या उच्च अस्थिरता से पीड़ित होता है। अक्सर मजबूत बुनियादी सिद्धांतों वाला स्टॉक इस तरह के उतार चढ़ाव के बाद रीसेट हो सकता है, जिससे एक नया आधार और उचित खरीद बिंदु बनता है। बहुत बार दूसरा सेटअप पहले से ही अधिक मजबूत होता है, क्योंकि स्टॉक ने अपनी वापसी की लड़ाई लड़ी है और साथ ही कमजोर धारकों के एक और बैच को हिलाकर रख दिया है। यहाँ आपको यह नहीं मान लेना चाहिए कि यदि कोई स्टॉक आपको रोक देता है तो वह रीसेट हो जाएगा। आपको हमेशा अपनी सुरक्षा करनी चाहिए और अपना नुकसान कम करना चाहिए। लेकिन अगर आपको अपनी स्थिति से बाहर कर दिया जाता है तो इसे भविष्य में खरीदने वाले उम्मीदवार के रूप में ऑटोमेटिक रूप से न त्यागें। यदि स्टॉक में अभी भी संभावित विजेता की सभी संभावनाएं हैं तो पुनः प्रवेश बिंदु की तलाश करें। पहली बार आपकी टाइमिंग थोड़ी खराब रही होगी। एक बड़े विनर को पकड़ने में 2 या 3 प्रयास भी लग सकते हैं। यह एक पेशेवर ट्रेडर का गुण है। शौकीन लोग उन परिस्थितियों से डरते हैं
जो उन्हें एक या दो बार बाहर कर देती है। पेशेवर उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष होते हैं। वे रिस्क वर्सेस प्रॉफिट की खूबियों के आधार पर प्रत्येक ट्रेड का मूल्यांकन करते हैं। वे प्रत्येक ट्रेड व्यवस्था को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं। तीसरा, लाभ पर बेचना। एक बार आपके द्वारा की गई स्टॉक खरीदारी आपको एक अच्छा लाभ दिखाती है। आमतौर पर आपके स्टॉप लॉस का एक गुणक आपको उस स्थिति को नुकसान में बदलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उदाहरण के लिए मान लें कि आपका स्टॉप लॉस 7% पर सेट है। यदि आपको किसी शेयर में 20% लाभ हुआ है, तो आपको उस स्थिति को कभी भी उस सारे लाभ को छोड़ने और नुकसान उत्पन्न करने नहीं देना चाहिए। इससे बचने के लिए आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर ले जाकर बराबरी पर ला सकते हैं या स्टॉप को पीछे ले जा सकते हैं। प्रॉफिट का अधिकांश भाग अपने पास रखें। हो सकता है कि आप उस स्थिति को तोड़ने या उस स्थिति पर छोटा लाभ लेना मूर्खतापूर्ण महसूस कर सकते हैं, जो पहले एक बड़ा लाभ था। हालांकि यदि आप एक अच्छे लाभ को घाटे में बदल देंगे, तो आपको और भी बुरा लगेगा। प्रॉफिट पर बेचने के दो तरीके हैं। एक बार जब आप कोई स्टॉक खरीद लेते हैं, तो बेचने और अपना प्रॉफिट कम करने के लिए दो बुनियादी परिदृश्य होते हैं। आदर्श यह है कि स्टॉक ने वह किया है जिसकी आपको उम्मीद थी कि वह मजबूती के साथ बिकेगा। दूसरा कमजोरी में बिकना है, क्योंकि स्टॉक उस स्तर तक उलट गया है जिसे आप सुरक्षित रखना चाहते हैं। कहां, कब और कैसे बेचना है, इस पर पार्ट 9 में विस्तार से चर्चा की जाएगी। मजबूती के लिए बेचना पेशेवर व्यापारियों का एक सीखा हुआ अभ्यास है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि जब कोई स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ रहा हो और खुद को खत्म कर रहा हो, जब खरीदार बहुतायत में हो, तो आप आसानी से अपनी पोजीशन उतार सकते हैं, या आप इस तरह की कीमत में गिरावट शुरू होने के तुरंत बाद कमजोरी के पहले संकेतों पर बेच सकते हैं। आपके पास ताकत में बेचने और कमजोरी में बेचने दोनों के लिए एक योजना होनी चाहिए। चौथी, आपदा योजना। यह आपकी आकस्मिक योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। यह ऐसे मुद्दों से निपटता है जैसे कि यदि आपका इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाए या आपकी बिजली गुल हो जाए, तो क्या करें? क्या आपके पास बैकअप सिस्टम है? या आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी यदि आप कल सुबह उठें और जाने कि कल आपने जो स्टॉक खरीदा था उसमें भारी अंतर आने वाला है, क्योंकि कंपनी की जांच प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा की जा रही है और सीईओ धन का गबन करके देश से भाग गया है। ऐसे में आप क्या करते हैं? महत्व के क्रम में प्राथमिकताएं। नंबर 1, अपना नुकसान सीमित करें। परिभाषित करें कि आप कितना जोखिम उठाने को तैयार हैं और स्टॉप लॉस निर्धारित करें। दूसरा, अपनी लाइन सुरक्षित रखें। एक बार जब स्टॉक की कीमत बढ़ जाती है और आपको अच्छा लाभ होता है, तो आपको अपने ब्रेक इवन पॉइंट के पास स्टॉप को ऊपर ले जाना चाहिए। तीसरा, अपने लाभ की रक्षा करें। अच्छे आकार के लाभ को हाथ से जाने न दें। ट्रेलिंग स्टॉप या बैक स्टॉप का उपयोग करें। आकस्मिक योजना की महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि यह आपको तब अच्छे निर्णय लेने में सक्षम बनाती है जब आप आलोचना का सामना कर रहे होते हैं, जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। आकस्मिक योजना आपको एक मनोवैज्ञानिक रणनीति बनाने की अनुमति देती है, जो आपकी ट्रेडिंग रणनीति जितनी ही मजबूत होती है। साथ ही एक ट्रेडिंग रणनीति जिसमें संभावित स्थितियों के लिए अंतर्निहित प्रतिक्रियाएं होती है, जिनके लिए तैयार नहीं होने पर सटीक समय पर प्रतिस्पर्धी विचार उत्पन्न हो सकते हैं। त्वरित निष्पक्ष कार्रवाई लागू करने की आवश्यकता है। आकस्मिक योजना एक सतत प्रक्रिया है। जैसे ही आप नई समस्याओं का अनुभव करते हैं, उनसे निपटने के लिए एक प्रक्रिया बनाई जाती है, जो तब आपकी आकस्मिक योजनाओं का हिस्सा बन जाती है। आपके पास कभी भी सभी उत्तर नहीं होंगे, लेकिन आप अधिकांश आधारों को उन पॉइंट पर कवर कर सकते हैं जहां आपका इनाम आपके जोखिम से अधिक हो, और यही कुंजी है। वास्तविक जीवन में एक योजना कैसे दिखती है? योजना केवल कुछ रणनीतियों तक ही सीमित नहीं है। भले ही आप एक मूल्य ट्रेडर, एक गति ट्रेडर, एक दीर्घकालीन निवेशक या डे ट्रेडर हों, आपके पास हमले की योजना और रक्षा की योजना होनी चाहिए। बिना किसी योजना के
मार्केट में न उतरें। यहाँ कुछ धारणाएं और अपेक्षाएं दी गई है जो लेखक की ट्रेडिंग योजना में शामिल है। जब वे कोई स्टॉक खरीदते हैं तो उन्हें उम्मीद होती है कि खरीदने के बाद वह बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। इसका कारण यह है कि उनका सेटअप, जैसा कि हम पुस्तक में बाद में चर्चा करेंगे, कुछ ऐसी चीजों का उपयोग करता है जिसे वे अस्थिरता संकुचन पैटर्न या VCP कहते हैं, जो कि कहाँ है? अस्थिरता और मात्रा अनुबंध, जिसके परिणाम स्वरूप कम से कम प्रतिरोध की रेखा का विकास होता है। उनकी रणनीति के अनुसार यदि कोई स्टॉक VCP से ऊपर की ओर टूटता है तो यह एक सकारात्मक संकेत है। उस ब्रेकआउट के बाद वे कुछ चीजों की तलाश करते हैं जो उन्हें बताएंगी कि ट्रेड उनकी योजना के अनुसार काम कर रहा है या नहीं। अनुवर्ती खरीदारी की तलाश करें। ट्रेडिंग ब्रेकआउट की कुंजी एक निरंतर बढ़त की संभावना को निर्धारित करना है, बनाम केवल एक अल्पकालीन रैली जो फीकी पड़ जाती है। बेस से ब्रेकआउट के बाद पहली चीज जो वे देखना चाहते हैं वह है कई दिनों की फॉलो थ्रू कार्रवाई। जितना अधिक बेहतर होगा। सबसे अच्छे सौदे सामने आते हैं और वॉल्यूम बढ़ने पर कई दिनों तक तेजी बनी रहती है। इस प्रकार आप संस्थागत खरीदारी को खुदरा खरीदारी से अलग करते हैं। यदि बड़े संस्थान वहां पोजीशन जमा कर रहे हैं तो लगातार खरीदारी के साथ ऐसा कई दिनों में होने की संभावना है। दूसरी ओर छोटी खुदरा खरीदारी से स्टॉक टूट सकता है, लेकिन खरीदारी स्टॉक को बहुत लंबे समय तक रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। सबसे अच्छा संकेत यह है कि आप किसी ट्रेड पर बड़ा पैसा कमाने जा रहे हैं जब आप तुरंत लाभ में हो और स्टॉक कई दिनों तक अच्छी मात्रा में चलता रहे। टेनिस गेंदें पकड़ें और अंडे बेचें। यह महत्वपूर्ण है कि आप सामान्य मूल्य व्यवहार और असामान्य के बीच अंतर करना सीखें। इससे आपको यह निर्धारित करने में मदद मिलेगी कि कब पकड़ना है और कब मोड़ना है। 1980 के दशक में लेखक को विलियम एम्बी को सुनने का मौका मिला। वे बर्जर स्टॉक निवेश के बारे में बोलते हैं। बिल ने 8 बहुत महत्वपूर्ण शब्द कहे। मैं अंडे नहीं बल्कि टेनिस गेंद रखना चाहता हूं। वो शब्द लेखक के लिए लाखों का मूल्य साबित हुए। एक बार जब कोई स्टॉक उचित धुरी पॉइंट पर चलता है और उनकी खरीद कीमत को ट्रिगर करता है तो वे स्टॉक को बहुत करीब से देखते हैं कि यह कैसे कार्य करता है। यह निर्धारित करना कि स्टॉक टेनिस बॉल है या अंडा आपको बताएगा कि आपको इसे रखना जारी रखना चाहिए या नहीं। किसी शेयर के आगे बढ़ने के बाद किसी पॉइंट पर कीमत में अल्पकालीन गिरावट का अनुभव होगा। यदि स्टॉक स्वस्थ है तो कमियां संक्षिप्त होंगी और जल्द ही खरीदारी समर्थन के साथ मिलेंगी, जिससे स्टॉक को कुछ ही दिनों में नई ऊंचाई पर ले जाना चाहिए, यानी टेनिस बॉल की तरह वापस उछलना। टेनिस बॉल एक्शन आमतौर पर 2 से 5 दिनों या यहां तक कि 1 से 2 सप्ताह के पुल बैक के बाद होता है, जिसके बाद स्टॉक फिर से उछलता है, सबसे हाल की ऊंचाई को पार कर जाता है। यह मूल्यवान जानकारी है जब यह उचित आधार से कीमत उभरने के बाद होती है। पुल बैक के दौरान वॉल्यूम में संकुचन होना चाहिए और फिर स्टॉक के नई ऊंचाई पर वापस जाने पर इसका विस्तार होना चाहिए। इस तरह आप यह निर्धारित करते हैं कि स्टॉक में प्राकृतिक प्रतिक्रिया हो रही है या असामान्य गतिविधि हो रही है, जिससे चिंता बढ़नी चाहिए। मजबूत संस्थागत संचय के तहत शेयरों को एक मजबूत संरचना से उभरने के बाद कई दिनों से लेकर कुछ हफ्तों के दौरान, पहले कुछ उतार चढ़ाव के दौरान लगभग हमेशा समर्थन मिलता है। अक्सर एक स्टॉक एक खरीद पॉइंट के माध्यम से उभरेगा और फिर प्रारंभिक ब्रेकआउट स्तर पर या उससे थोड़ा नीचे चला जाएगा। ऐसा 40 से 50% बार होगा। यह तब तक सामान्य है जब तक स्टॉक कुछ दिनों के भीतर या शायद 1 से 2 सप्ताह के भीतर काफी तेजी से ठीक हो जाता है। कीमत में छोटी मोटी प्रतिक्रिया या उतार चढ़ाव स्वाभाविक है और जैसे जैसे कीमत आगे बढ़ती है घटित होती रहती है। कभी कभी सामान्य मार्केट में तेज गिरावट का अनुभव होता है, जैसा स्टॉक एक आधार से उभर रहा होता है और कमजोरी स्टॉक को पीछे खींच लेती है। इन उतार चढ़ाव के दौरान आपको यह देखने को मिलता है कि स्टॉक वास्तव में किस चीज से बना है।
क्या यह टेनिस बॉल की तरह उछलकर वापस आती है या यह अंडे की तरह फूट जाती है? सबसे अच्छे स्टॉक आमतौर पर सबसे तेजी से पलटाव करते हैं। एक बार जब लेखक स्टॉक खरीदते हैं तो अगर यह बहुत जल्दी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता है और टेनिस बॉल रिएक्शन प्रदर्शित करता है तो वे शायद इसे लंबे समय तक अपने पास रखेंगे। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे वे यूं ही तय कर लेते हैं। यह सब उनकी योजना का हिस्सा है। फॉलो थ्रू गिनती एक संकेत के रूप में देखने के लिए एक और विशेषता यह है कि ट्रेड योजना के अनुसार काम कर रहा है। रैली के पहले या 2 सप्ताह के दौरान गिरावट के दिनों की तुलना में अधिक दिन है। वे बस ऊपर के दिन और नीचे के दिन गिनते हैं। जितने अधिक दिन होंगे उतना लाभ होगा। वे 4 में से 3 अप दिन या 8 में से 6 अप दिन देखना चाहते हैं। आदर्श रूप से लगातार 7 या 8 अप दिन। संस्थागत संचय के तहत स्टॉक लगभग हमेशा इस प्रकार की मूल्य कार्रवाई प्रदर्शित करते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि संस्थान बड़े पद स्थापित कर रहे हैं जिन्हें केवल एक दिन में नहीं भरा जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप स्टॉक को खरीदना कठिन होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि आपको प्रारंभिक ब्रेकआउट मूल्य से बेहतर भरने का अधिक अवसर नहीं मिलता है। शुरुआती रैली चरण के दौरान देखने लायक एक और बारीकियां खराब क्लोजिंग की तुलना में अच्छे क्लोजिंग वाले अधिक दिनों की है। आप दैनिक सीमा के ऊपरी आधे हिस्से में निचले हिस्से की तुलना में अधिक बार समापन होते देखना चाहते हैं। एकमात्र अपवाद बहुत सख्त मूल्य कार्रवाई के दौरान होता है, जब मात्रा में काफी संकुचन होता है और हाई से लो की सीमा मिनिमम होती है, जो रचनात्मक भी है। बड़े विनर स्टॉक निम्नलिखित विशेषताएं प्रदर्शित करेंगे। नंबर 1, ब्रेकआउट के बाद फॉलो थ्रू मूल्य कार्रवाई। नंबर 2, नीचे वाले दिनों की तुलना में अधिक ऊपर वाले दिन और नीचे वाले सप्ताहों की तुलना में अधिक ऊपर वाले सप्ताह। नंबर 3, टेनिस बॉल एक्शन, पुल बैक के बाद लचीला मूल्य स्नैपबैक। नंबर 4, गिरावट वाले दिनों और गिरावट वाले सप्ताहों की तुलना में ऊपर वाले दिनों और ऊपर वाले सप्ताहों में मजबूत वॉल्यूम। और नंबर 5, बुरे बंदों की तुलना में अधिक अच्छे बंद होते हैं। विस्तारित स्टॉक कब नहीं बेचना चाहिए? जब लेखक के मित्र डेविड रेयान 1990 के दशक के मध्य में विलियम ओनील के साथ न्यू यूएसए ग्रोथ फंड चला रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कई स्टॉक एक आधार से बाहर हो जाएंगे और जल्दी ही कीमत में विस्तार कर लेंगे। विस्तारित की उनकी परिभाषा कोई भी स्टॉक है जो सबसे हालिया समेकन से 10% से अधिक ऊपर है। डेविड कभी भी विस्तारित स्टॉक नहीं खरीदेगा, लेकिन उसने देखा कि इनमें से कुछ स्टॉक लगातार बढ़ते रहेंगे, अधिक से अधिक विस्तारित होते रहेंगे। कई मामलों में इन शेयरों ने जबरदस्त बढ़त हासिल की। इन शेयरों को कौन खरीदता रहा? डेविड ने सोचा कि यह बड़े म्यूचुअल फंड या हेज फंड होंगे जो केवल 1 या 2 दिनों में अपनी स्थिति नहीं भर सकते। कुछ मामलों में उन्हें अपनी इच्छित राशि खरीदने में कई सप्ताह लग जाएंगे। शेयरों के लिए बोली लगाने की उनकी इच्छा ने डेविड की जिज्ञासा को जगाया और उन्हें बड़े पैसे के संकेतों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया, जो ऐसे पद ले रहे थे जिन्हें केवल कई दिनों में खरीदा जा सकता था। उन्होंने इन शेयरों की तुलना उन शेयरों से की जिनमें छोटी चालें थी और जो तेजी से लुढ़के और कीमत में वापस नीचे चले गए। अनगिनत घंटों के अध्ययन और अवलोकन के बाद और रजनीश गुप्ता नामक एक शानदार प्रोग्रामर की मदद से उन्हें कुछ विशिष्ट विशेषताएं मिली। डेविड ने मूल रूप से सेटअप को चिंटियां कहा था। यह एक ऐसा शब्द है जिसे उन्होंने उन कोटेशन का वर्णन करने के लिए बनाया था जो यह इंगित करने के लिए चार्ट पर दिखाई देंगे कि स्टॉक कब उचित मानदंडों को पूरा करता है। वे मूल्य पट्टियों के ठीक ऊपर छोटे निशान थे। हाल ही में एक बातचीत के दौरान डेविड ने लेखक को बताया कि इस सेटअप को याद रखने का एक आसान तरीका इसे एमवीपी संकेतक के रूप में संदर्भित करना है, जो गति, मात्रा और कीमत के लिए है। जो स्टॉक काफी ऊंचे स्तर पर बने रहे, उनमें निम्नलिखित विशेषताएं थी जो उन्हें बारीकियों से अलग करती थी। नंबर 1, गति। स्टॉक 15 में से 12 दिन ऊपर हैं। नंबर 2, आयतन। 15 दिन की अवधि के दौरान वॉल्यूम 25% या उससे अधिक बढ़ जाता है।
नंबर 3, कीमत। 15 दिनों के दौरान स्टॉक की कीमत 20% या उससे अधिक बढ़ी है। यदि स्टॉक बढ़ाया जाता है तो डेविड केवल इन विशेषताओं पर स्टॉक खरीदने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। उनका कहना है कि आपको पुल बैक या नया आधार बनने का इंतजार करना चाहिए। हालांकि कभी-कभी किसी स्टॉक में ये एमवीपी विशेषताएं होंगी और उन्हें बढ़ाया नहीं जाएगा। ऐसा तब हो सकता है जब 15 दिन का समय हो। फ्रेम आधार के नीचे से शुरू होता है। उस स्थिति में स्टॉक तुरंत खरीदने की स्थिति में है। यह बताना महत्वपूर्ण है कि जब किसी स्टॉक को अंतिम चरण के आधार से बढ़ाया जाता है तो इस सूचक का उपयोग विक्रय संकेत के रूप में किया जाता है। लेखक इस पर पार्ट 9 कब बेचना चाहिए और मुनाफा कम करना चाहिए में चर्चा करेंगे। हर कोई अपनी टीम में माइकल जॉर्डन या पीटन मैनिंग जैसा एमवीपी चाहता है। डेविड का एमवीपी संकेतक आपको आशाजनक शेयरों को पहचानने में मदद कर सकता है, या हो सकता है कि आपने ऐसी स्थिति पर कब्जा कर लिया हो जो चींटियों के वर्चस्व वाले मजबूत संस्थागत हित को दर्शा रहा हो। यदि चीजें योजना के अनुसार नहीं होती, प्रत्येक योजना में नकारात्मक विकास का हिसाब होना चाहिए। वास्तविकता यह है कि आपके पास ऐसे कई ट्रेड होंगे जो आपकी अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं करेंगे। आपके पास उन स्थितियों से निपटने और नुकसान को कम करने के लिए एक योजना होनी चाहिए। आपको उन संकेतों को जानना चाहिए जो बताते हैं कि कोई ट्रेड समस्याग्रस्त है, जो आपको संकेत दे सकता है कि स्टॉक से बाहर निकलने या अपनी स्थिति को कम करने का समय आ गया है। कुछ मामलों में आपके स्टॉप पर पहुंचने से पहले भी हो सकता है कि स्टॉक के फंडामेंटल खराब हो जाएं, या हो सकता है कि यह एक अच्छी कंपनी हो लेकिन आपका समय खराब था और बाद में एक बेहतर तकनीकी सेटअप सामने आएगा। लेकिन जहां तक उस ट्रेड की बात है जिसमें आप अभी हैं, यदि आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही है और स्टॉक सही काम नहीं कर रहा है तो आपको इसे पहचानने की आवश्यकता है। आगे दिए गए निम्नलिखित कुछ उल्लंघन है जो लेखक को बताते हैं कि कोई ट्रेड उनकी योजना के अनुसार काम नहीं कर रहा है। जैसे बेस ब्रेकआउट के तुरंत बाद 20 डेज लाइन देखें। एक बार जब कोई स्टॉक उचित आधार से टूट जाता है और ऊपर बढ़ना शुरू कर देता है तो उसे अपने 20 दिवसीय मूविंग औसत से ऊपर रहना चाहिए। लेखक ब्रेकआउट के तुरंत बाद कीमत को 20 दिवसीय रेखा के नीचे बंद होते नहीं देखना चाहते। यदि ऐसा होता है तो यह नकारात्मक है। जरूरी नहीं कि केवल इन्हीं कारणों से लेखक इसे बेचेंगे, लेकिन उनके अध्ययनों से पता चलता है कि किसी स्टॉक के उचित वीसीपी से बाहर निकलने के बाद यदि वह उसके तुरंत बाद अपने 20 दिवसीय चलती औसत से नीचे बंद हो जाता है तो आपको रोकने से पहले उसके सफल होने की संभावना लगभग आधी हो जाती है। यदि भारी मात्रा में स्टॉक 50 दिवसीय रेखा के नीचे बंद होता है तो यह और भी बुरा संकेत है। याद रखें, 20 दिवसीय चलती औसत से नीचे का समापन अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है। यह तब होता है जब किसी स्टॉक के उचित आधार से बाहर निकलने के तुरंत बाद 20 दिवसीय लाइन उल्लेखनीय होती है, खासकर यदि अतिरिक्त उल्लंघन शुरू हो जाते हैं। वॉल्यूम के 3 निचले स्तरों पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। एक और चिंता की बात यह है कि जब कोई स्टॉक 3 निचले स्तरों पर पहुंच जाता है जो एक के विपरीत ब्रेकआउट होता है, और विशेष रूप से तीसरे निचले दिन और अगले दिन क्या होता है, बढ़ी हुई मात्रा पर 3 निचले स्तर पर एक रेड फ्लैग है। हालांकि यदि तीसरे निचले दिन पर खरीदार उमड़ रहे हैं और वॉल्यूम इस हद तक बढ़ जाता है कि स्टॉक वास्तव में उच्चतर या सीमा के ऊपरी आधे हिस्से में बंद हो जाता है, तो लेखक ट्रेड में बने रह सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉक तीसरे निचले स्तर पर और बिना किसी सहायक खरीद प्रक्रिया के बंद होता है तो यह ट्रेड के खिलाफ एक और हड़ताल है, खासकर अगर निचला स्तर भारी मात्रा में आता है। कभी कभी इसके 4 निचले स्तर लगते हैं। हालांकि सामान्य नियम यह है कि तीसरे के बाद लगातार निचला स्तर अधिक से अधिक अशुभ हो जाता है, और यदि मात्रा अधिक है तो और भी अधिक। ऐसा होने पर आपको अपने स्टॉक को ध्यान से देखना चाहिए। कम वॉल्यूम पर हल्का खिंचाव बिना किसी चिंता के 3 निचले न्यूनतम स्तर से अधिक हो सकता है। हालांकि जब 3 या अधिक निचले स्तर आते हैं और वॉल्यूम बढ़ता है तो यह उल्लंघन है।
जब ऐसा होता है तो आपको अपने स्टॉक पर बहुत बारीकी से नजर रखनी चाहिए। यदि स्टॉक को समर्थन नहीं मिल पाता है तो सावधान रहें। जब आप ब्रेकआउट के तुरंत बाद इन दो परिदृश्यों को जोड़ते हैं, 20 दिवसीय चलती औसत के नीचे का समापन और सहायक कार्रवाई के बिना 1/3 निचला स्तर या इससे भी बदतर खराब समापन के साथ उच्च मात्रा, उस ट्रेड में सफलता की संभावना कम होती है। कम वॉल्यूम आउट, अधिक वॉल्यूम इन एक बड़ी चेतावनी है। वॉल्यूम एक्शन किसी ट्रेड में सफलता या विफलता का स्पष्ट संकेत हो सकता है। मान लीजिए कि आपने एक स्टॉक खरीदा है क्योंकि यह वीसीपी पैटर्न से बाहर हो गया है और इसकी वॉल्यूम काफी अच्छी दिख रही है। लेकिन अगर आपने वह स्टॉक ट्रेडिंग वाले दिन की शुरुआत में खरीदा है, मान लीजिए ट्रेडिंग के पहले घंटे के बाद, आप निश्चित नहीं हो सकते कि यह उच्च मात्रा वाला दिन होगा या नहीं। आगे जो होगा वह आपको सफलता की संभावना के कुछ संकेत देगा। लेखक के 2014 के मास्टर ट्रेडर वर्कशॉप में 3 बार के अमेरिकी निवेश चैंपियन डेविड रेयान ने कहा, मैं तुरंत लाभ में होना चाहता हूं। अगर स्टॉक खरीदने के तुरंत बाद मुझे लाभ नहीं दिखता है तो मैं तुरंत बाहर निकल जाना चाहता हूं। यदि कोई स्टॉक कम वॉल्यूम पर टूटता है और फिर बाद के दिनों में हाई वॉल्यूम पर वापस आ जाता है तो यह चिंता का एक वास्तविक कारण है। आप यह नहीं देखना चाहेंगे कि आपका स्टॉक अच्छी बढ़त को पूरी तरह से खत्म कर दे या सफलतापूर्वक ब्रेकआउट करने में विफल हो जाए और फिर बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में बिक जाए। लेखक के मित्र डैन जेंगर, जो 2014 के मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में भी थे, उन्होंने इसे सबसे अच्छा कहा, जीतने वाले घोड़े गेट में वापस नहीं आते हैं। नकारात्मक परिदृश्यों का अभिसरण हो रहा है। जैसा कि लेखक ने अभी वर्णित किया है, बिना किसी फॉलो थ्रू के कम मात्रा में ब्रेकआउट, 3 निचले चढ़ाव और एक उच्च मात्रा में बिकवाली जो 20 दिवसीय रेखा से नीचे बंद होती है। इसका मतलब है कि लेखक की उम्मीदें यह ट्रेड बिल्कुल पूरा नहीं हो रहा है। ये उल्लंघन आपको आसन्न परेशानी का संकेत दे सकते हैं। जितने अधिक उल्लंघन होंगे, ट्रेड विफल होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। यदि उनमें से कई घटित होते हैं तो संभवतः यह उन्हें बेचने के लिए प्रेरित करेगा, यहाँ तक कि उनका स्टॉप लॉस शुरू होने से पहले ही। कितने उल्लंघन होते हैं और वे कितने गंभीर हैं, इस पर निर्भर करते हुए लेखक या तो अपनी स्थिति कम कर देंगे या पूरी तरह से बाहर निकल जाएंगे। निसंदेह उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वे बिना किसी परवाह के बाहर हो जाएंगे। आपकी रणनीति और आपकी अपेक्षाओं के आधार पर आप यह निर्धारित करने में सक्षम होंगे कि आपकी योजना कब बाधित हो रही है या आपकी अपेक्षाएं पूरी हो रही है। स्टॉक खरीदने के बाद जितनी अधिक रुकावटें और निराशाएं होंगी, उतना ही अधिक आपको यह स्वीकार करना होगा कि ट्रेड उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहा है और तदनुसार समायोजन करना होगा। यह स्वीकार करने में सक्षम होना कि आपने गलती की है, एक स्टॉक ट्रेडर के रूप में आपकी सफलता के लिए सर्वोपरि है। हालांकि रोड मैप के बिना आप कैसे जानेंगे कि गलती की पहचान कैसे की जाए? ब्रेकआउट के तुरंत बाद उल्लंघन। नंबर 1, बेस से कम वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम वापस अंदर। नंबर 2, सहायक कार्रवाई के बिना 3 या 4 निचले स्तर। नंबर 3, ऊपर के दिनों की तुलना में नीचे के दिन अधिक। नंबर 4, अच्छे क्लोज की तुलना में अधिक बुरे क्लोज होते हैं। नंबर 5, 20 दिवसीय चलती औसत से नीचे बंद हुआ। नंबर 6, भारी वॉल्यूम पर 50 दिवसीय चलती औसत से नीचे बंद हुआ। 7वां, अच्छे आकार के लाभ का पूर्ण रिट्रेसमेंट, स्क्वैट्स और रिवर्सल रिकवरीज, जबकि आप चाहते हैं कि आपका स्टॉक आपकी खरीद के बाद व्यवहार करे। आप अनावश्यक रूप से ट्रेड को रोकना नहीं चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई स्टॉक तुरंत आगे नहीं बढ़ता है और आपके लाभ के उद्देश्य को तुरंत पूरा नहीं करता है। जरूरी नहीं कि ट्रेड विफल हो जाए। ऐसे कई उल्लंघन हैं जिनका लेखक ने अभी वर्णन किया है, जो आपको बताएंगे कि कौन से एक्शन अशुभ हैं। बिना किसी योजना के आप चेतावनी के संकेतों को अनदेखा कर सकते हैं या किसी प्राकृतिक प्रतिक्रिया पर बहुत जल्दी भड़क सकते हैं और समय से पहले ही रुक सकते हैं
और यह सब इसलिए क्योंकि आपने ट्रेड में आने से पहले कोई योजना विकसित नहीं की थी। कभी कभी कोई स्टॉक एक धुरी बिंदु से टूटकर अपनी सीमा में वापस आ जाते हैं और दिन के उच्चतम स्तर पर बंद हो जाता है और फिर बैठ जाता है। जब ऐसा होता है तो लेखक हमेशा जल्दबाजी नहीं करते और तुरंत बेच नहीं देते। लेखक यह देखने के लिए कम से कम 1 या 2 दिन या यहाँ तक कि कुछ सप्ताह तक इंतजार करने की कोशिश करते हैं कि क्या स्टॉक उस लेवल पर पहुंच सकता है जिसे वे रिवर्सल रिकवरी कहते हैं। तेजी से मार्केट में यह समायोजन सार्थक है। कुछ मामलों में ठीक होने में 10 दिन तक का समय लग सकता है। यह कोई सख्त नियम नहीं है। कुछ को थोड़ा अधिक समय लग सकता है, जबकि कुछ असफल हो जाते हैं और आपको बाहर कर देते हैं। निसंदेह, यदि उत्क्रमण उनके स्टॉप को ट्रिगर करने के लिए पर्याप्त बड़ा है तो वे तुरंत बेच देते हैं। कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। यदि भारी मात्रा में उलटफेर के कारण कीमत 20 दिवसीय चलती औसत से नीचे बंद हो जाती है और उल्लंघन बढ़ने लगते हैं तो इससे सफलता की संभावना कम हो जाती है और यह एक निर्णायक काल बन जाता है। कभी कभी ऐसा होने पर वे बेच देते हैं और कभी कभी वे अपनी स्थिति कम कर देते हैं। यदि मूल्य कार्रवाई कड़ी हो जाती है और वॉल्यूम कम हो जाता है तो सेटअप में सुधार हो सकता है और यह हो सकता है कि आपने ट्रेड में थोड़ा पहले ही प्रवेश कर लिया हो। रिवर्सल रिकवरी का मतलब है कि स्टॉक तेजी से रुकने या रिवर्सल वाले दिन से उभरने में सक्षम था और यह एक सकारात्मक संकेत है। खरीदारी करने के बाद स्टॉक को 1 या 2 सप्ताह देने का प्रयास करें और सामान्य रूप से उतार चढ़ाव के लिए पर्याप्त जगह दें, निश्चित रूप से आपके स्टॉप स्तर की सीमा के भीतर। यदि स्टॉक खराब हो जाए तो घबराएं नहीं। जब तक आपका स्टॉप ट्रिगर नहीं होता है और कोई बड़ा उल्लंघन नहीं होता है, यह देखने के लिए प्रतीक्षा करें कि क्या स्टॉक रिवर्सल रिकवरी कर सकता है। पक्षाघात अफसोस चक्र से बचें। अक्सर किसी स्टॉक में निवेश करने के बाद निवेशक भ्रमित हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि आगे क्या करें। वे प्रिय जीवन के लिए खरीदारी करते हैं और उसे पकड़कर रखते हैं, कुछ होने का इंतजार करते हैं, लेकिन ठोस नियमों पर आधारित संदर्भ बिंदु के बिना उनके पास एक्शन को मापने और यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि क्या चीजें योजना के अनुसार चल रही है या क्या चिंता का कोई वास्तविक कारण है। सभी ट्रेडर 2 भावनाओं के बीच उतार चढ़ाव और संघर्ष करते हैं, अनिर्णय और अफसोस। यह आंतरिक संघर्ष एक स्पष्ट समय रेखा और पहले से कोई ठोस योजना स्थापित न करने से उत्पन्न होता है। पछतावे का डर एक शक्तिशाली भावना है। यदि आपके पास कोई योजना नहीं है तो आप निश्चित रूप से स्तब्ध भावनाओं का अनुभव करेंगे और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के क्षणों में खुद के बारे में दूसरे अनुमान लगाएंगे। यदि आप अधिकांश ट्रेडर्स की तरह हैं तो आपकी भावनाएं 2 भावनाओं के बीच लगातार उतार चढ़ाव करती रहती है और आप निम्नलिखित से जूझते हैं। अनिश्चितता, यानी क्या मुझे खरीदना चाहिए, क्या मुझे बेचना चाहिए, क्या मुझे पकड़ना चाहिए। और खेद, यानी मुझे खरीदना चाहिए था, मुझे बेच देना चाहिए था, मुझे पकड़कर रखना चाहिए था। याद रखें, अटकलें आने वाली गतिविधियों का पूर्वानुमान लगाना और फिर सही या गलत साबित होने की प्रतीक्षा करना। आप एक योजना के साथ जाएं और उस पर अमल करें। फिर ट्रेड पूरा होने के बाद आप परिणामों का मूल्यांकन करते हैं, अपने दृष्टिकोण का समस्या निवारण करते हैं और हमले की एक नई योजना के साथ वापस आते हैं। मुख्य बात यह है कि चीजों को वैसे ही देखा जाए जैसे वे वर्तमान में काम कर रही है, बिना यह देखे कि चीजें डर के कारण जितनी बदतर हैं या लालच के कारण उतनी बेहतर हैं। यदि आप उसका पालन नहीं करेंगे तो योजना बनाने का कोई मतलब नहीं है, यह अतार्किक होगा। यदि आपने किसी ट्रेड में जाने से पहले चीजों के बारे में सोचा नहीं है तो आप संभवतः तर्क संगत हो जाएंगे और जिस समय आपको तेजी से कार्य करने की आवश्यकता होगी उस समय आप अनिर्णय की स्थिति में फंस सकते हैं। यह बुक सभी नियमों के बारे में है, चाहे आपकी रणनीति कुछ भी हो। दूसरे शब्दों में, इस बुक के नियम आवश्यक रूप से रणनीति विशिष्ट नहीं है और इसलिए यह अनुभाग इतना महत्वपूर्ण है। हमेशा एक योजना के साथ आगे बढ़ें। लेखक आपको यह दिखाने जा रहे हैं कि वे अपने ट्रेड में
नियमों को कैसे लागू करते हैं। लेकिन आपका दृष्टिकोण जो भी हो, यदि आपके पास कोई योजना नहीं है तो आप अंततः खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। आप अपनी रणनीति को प्रतिबंधित करने में सक्षम नहीं होंगे। यहाँ खरीदें, वहाँ बेचें, बड़े लाभ के लिए रखें, जब तक कि आपके पास एक विस्तृत ब्लूप्रिंट न हो जिसमें पुष्टिकरण संकेत शामिल हों कि कोई ट्रेड उम्मीद के मुताबिक काम कर रहा है और उल्लंघनों पर आप चेतावनी के रूप में ध्यान देंगे और कार्रवाई करेंगे। इसीलिए एक योजना बनाएं। आपकी सफलता इस पर निर्भर करती है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। अगर आप इस बुक को बिना एडवर्टाइजमेंट के फुल ऑडियो बुक के रूप में सुनना चाहते हैं तो HindiAudiobook.com पर जाएं, वहां इसका लाभ उठाएं।